सच की ताकत। दोस्तों, आपके अपने चैनल ने जो बात कही थी वही बात अब हर कोई कह रहा है। क्या बात कही थी और क्या कह रहा है वो तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। हमने आज तकरीबन 10 दिन पहले ही कह दिया था कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले बार के मुकाबले इस बार वाकई समीकरण बदल दिया है। ये फाइट जो लगातार महागठबंधन और एनडीए के बीच देखी जा रही थी, यानी इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच देखी जा रही थी, उस फाइट में अपने आप को न केवल ओवैसी ने खड़ा किया बल्कि हालात ऐसे पैदा करते हैं कि दोनों खेमे में जबरदस्त बेचैनी है। अभी तक अशोक गहलोत का ऐलान था कि मुकेश साहनी बनेंगे डिप्टी सीएम और दूसरा पिछड़ी जाति से होगा। पप्पू यादव ने कह दिया कि नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय से भी एक बनेगा उप मुख्यमंत्री। लेकिन हालत यह है कि पप्पू यादव भी जानते हैं कि कांग्रेस के वो बड़के नेता नहीं है जो आधिकारिक बयान दे पाए। ऐसे इसीलिए वो सीमांचल वाला वो इलाका जो एआईएमआईएम का गढ़ बन चुका है, वहां जाकर क्या कर रहे हैं दिखाऊंगा कितनी नाराजगी लोगों के बीच में है। और वही बात जो हमने कह दी थी, कौन क्या कह रहा है सुनिएगा और देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले पप्पू यादव की ये बेचैनी है, मैं पप्पू यादव क्यों कहूं, कांग्रेस की बेचैनी देखिए, जरा सुनिए यहां क्या हो रहा है। बहादुरगंज के मां बहन जिंदाबाद, बहादुरगंज के युवा जिंदाबाद, बहादुरगंज के नौजवान छात्र जिंदाबाद, बहादुरगंज की बेटी जिंदाबाद, बहादुरगंज के गार्जियन जिंदाबाद। अरे सीमांचल से जो टकराएगा, सीमांचल से जो टकराएगा, अब इसमें दो तीन चीजें आपने सुन ली होंगी। सुनने में हो सकता है सीमांचल से आते हो तो रोंगटे भी खड़े हुए होंगे, वाह सीमांचल से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सीमांचल क्यों? सीमांचल इस देश के बाहर स्थापित है क्या? क्या कभी आपने असदुद्दीन ओवैसी के मुखमंडल से, जबकि वो सीमांचल उनका इस समय गढ़ बन चुका है, वो भी ये कह सकते हैं जो हैदराबाद से टकराएगा चूर चूर, क्यों? हैदराबाद इस देश से बाहर स्थापित है क्या? नहीं ना। आप बेचैनी समझिए, मैं पप्पू यादव की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस बात को समझिए बेचैनी किस कदर ओवैसी के इकदाम की वजह से है कि मुसलमान वोट बैंक छिड़क ना जाए। और यकीन मानिए अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन का सपना बहुत चूर चूर हो जाएगा। सीमांचल से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा कि नारे इसलिए दिए जा रहे हैं कि सपना चूर चूर वाली स्थिति है क्या? सब जबकि समझिए सीमांचल एआईएमआईएम का गढ़ बनता जा रहा है। क्या आपने ओवैसी के मुंह से कभी यह सुना कि सीमांचल से कोई टकराएगा? क्या सीमांचल बिहार का एक हिस्सा है, बिहार है वो पूरा। हमें बिहार की बात करनी है, हमें देश की बात करनी है। इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई युद्ध शुरू हो चुका है ना? ये बेचैनी कहलाती है। अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, लगाइए, अच्छा है। तेजस्वी यादव के वक्त पर भी लगाइए, राहुल गांधी हो तब भी लगाइएगा। ये हो पाएगा संभव क्या? मैंने कहा ना, समीकरण बदलाइए। समीकरण बदलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था और बदल गया भाई। ये 2020 में नहीं था संभव, इस दौर में संभव क्यों? क्योंकि अकेले अपने दम पर जब एआईएमआईएम ने साल 2020 का चुनाव लड़ा था, उस वक्त 5 सीटें जीती थी। अब तो मोर्चा भी बना है, अब तो मुसलमान जाग भी गया है, वो हक मांग रहा है अपना इन राजनेताओं से। इसलिए ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि इधर और उधर दोनों तरफ इसी तरह के हालात हैं कि इधर भी यही कहा जा रहा है और उधर भी वही कहा जा रहा है। और सबके केंद्र में कौन? असदुद्दीन ओवैसी। कितना गजब का स्क्रिप्ट है कि इधर वाले कहते हैं वो बीजेपी की भी टीम है, वो कहते हैं कि जरूर अलग लड़ रहे हैं लेकिन वो उनकी भी टीम है। एआईएमआईएम जबरदस्ती, ना एआईएमआईएम ने कभी किसी डील की, ना उनका किसी गठबंधन, ना लेना देना, लेकिन वो बी टीम दोनों पार्टियों की है, दोनों ही गठबंधन की। हालात अब बेचैनी, इस बेचैनी को समझिएगा। आगे बेचैनी बढ़ाती हुई तस्वीर एक और देखिए। सवाल जब पूछा जाए तो जवाब देखिए क्या है। हमें तो आरटीजी की हो, लेकिन टिकट तो को मुसलमान के दे भाई। अच्छा। इसलिए ज्यादा समाज जो से श्रेजी सिंह के हमारे हलो नेता ओकरा भाई हम छोड़ दिलियो। अच्छा, लेकिन को दीजिए, खोखन सिंह के चुन ले लियो, हम लोग ज्यादा समाज ही हो। क्यों खोखन सिंह को चुन लिया? अरे भाई बढ़िया नेता है, जम्मू के नेता है, घर के नेता है, हटा देंगे दुर्गा पर करोड़ बच्चे के सुन जाएगा। मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिल गया इसलिए आरजेडी के ज्यादा समर्थक उन्हें वोट नहीं देना चाहते। अच्छा, मुसलमान बीजेपी को हराने का ठेका ले रखा है, ये कहते हुए नजर आते हैं। अब आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वर्गीकरण होना चाहिए, मैं पहले से भी कहता हूं लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, जो आधिकारिक प्रणाली है, उसमें कभी भी धर्म और जाति के आधार पर यह सब नहीं होना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य मानिए कुछ भी, और ये अकेली बीजेपी जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, ये भी और बता दूं, इसमें हर राजनीतिक दल जिम्मेदार है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जो पहला चरण है उसी में लोकतंत्र का जो पहला आधार है उसकी धज्जियां उड़ाने से पीछे नहीं हटते। जाति आधारित
प्रत्याशी चुने जाते हैं, धर्म के आधार पर प्रत्याशी चुने जाते हैं, उस आधार पर ही वोट मांगा जाता है, इसी आधार पर राजनीति की जाती है। तो हर दल ये करता है और उससे वर्गीकरण करता है। बहुत कहते हैं ना कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन बांटने का काम ही यही करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, जो करते हैं वही बांटने का काम कर रहे होते हैं अपने ही देश के अंदर। अब आप समझिए क्या कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमान को वोट दे दिया, इसलिए आरजेडी का एक कट्टर समर्थक कहता है, यादव जो है, कि हम उन्हें वोट नहीं देंगे। यह वर्गीकरण किसने तैयार किया? एक वक्त में एमआई फैक्टर चलता था, वो फैक्टर कहां काफूर हो गया, कहां गायब हो गया, किसी ने पूछा आज तक? मैंने कहा ना, इसीलिए इसे आप समझिए, यह हल्का फुल्का समीकरण नहीं है जो तैयार किया है असदुद्दीन ओवैसी ने। अब आते हैं अगली खबर पर। बिहार की सियासत की वो कहानी जो आज भी आईना दिखाती है। लगभग 20 साल पहले बिहार में ऐसा चुनाव हुआ था जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। नतीजा यह हुआ कि सरकार बनाने की चाबी रामविलास पासवान के हाथों में आ गई। सुनिए, वो उस वक्त किंग मेकर बनकर उभरे। पासवान साहब ने एक शर्त रखी, अगर आरजेडी और लालू प्रसाद यादव को मेरा समर्थन चाहिए तो बिहार का मुख्यमंत्री एक मुसलमान होना चाहिए। कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, साल 2005 की मैं पहले बता चुका हूं। रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी हिट मानी जाती थी बिहार में, और जब तक ये जोड़ी साथ रही तब तक यकीन मानकर चलिए, बीजेपी छोड़िए, फिर मैं कहता हूं कांग्रेस भी नहीं सोच पाती थी हम सत्ता में आएंगे बिना इनके सपोर्ट के। यह हालत थी। आगे देखिए, लेकिन लालू यादव ने इस शर्त को ठुकरा दिया कि एक बिहार का मुख्यमंत्री मुसलमान हो। उन्होंने कहा अगर ऐसा है तो मैं सरकार ही नहीं बनाऊंगा। इसके बाद मिड टर्म इलेक्शन हुआ और जेडीयू भाजपा की सरकार बनी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर आज तक कुर्सी उन्हीं के पास है। मतलब साफ है, लालू यादव और आरजेडी को भाजपा की सरकार मंजूर थी, मगर एक मुसलमान मुख्यमंत्री मंजूर नहीं था। यह कहा जा रहा है, लेकिन इसके आगे की कहानी है शायद ये नहीं बता पाए, वो बार बार बताता हूं भी। आज भी कुछ लोग आरजेडी के सेक्युलरिज्म की कहानियां सुनाकर मुसलमानों को इमोशनल फूल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है इनका सेक्युलरिज्म सिर्फ तब तक है जब तक मुसलमान वोट देता रहे। सत्ता में हिस्सेदारी की बात करें तो इन्हें नागवार गुजरता है। भाजपा की सरकार चलेगी मगर मुसलमान का मुख्यमंत्री बनना नहीं चलेगा। सच्चाई कड़वी है पर सच यही है। अब इन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, लेकिन इसमें एक चीज ये बताना भूल गए जो मैं स्पष्ट बता दूं। दरअसल रामविलास पासवान जो कभी इसी जनता दल से बनकर बाहर निकल रहे थे, वो जब बाहर निकले और उन्होंने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी बनाई साल 2001 में 2001 में बनाई थी। उसके बाद साल 2005 में चुनाव होता है। ये एक तरीके लिए उनके लिए अग्नि परीक्षा थी। वो जानते थे कि इस चुनाव के बाद काफी समीकरण बदलेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक तरीका उनके पास है। अगर वो राबड़ी देवी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव रखते तो वो मंजूर नहीं होता। वो डेंट देना चाहते तो सुन लीजिए, स्पष्ट बात है राजनीति में। यह मत सोचिए कि एलजेपी ने भी कुछ नहीं किया। एलजेपी भी क्या कर रही थी समझिए, नई नवेली पार्टी थी। मालूम था कि अकेले दलित महादलितों की वोट से पार्टी को मजबूत नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए उन्होंने मुसलमानों को अपने साथ लाने और आरजेडी को कमजोर करने के लिए, क्योंकि मुसलमान आरजेडी का वोटर भी था, सार्वजनिक रूप से इस मांग को रखा था कि मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। यह बात वो भी जानते थे कि अपनी पत्नी को हटाकर एक मुस्लिम व्यक्ति को या किसी और व्यक्ति को, मुसलमान छोड़ दीजिए, लालू प्रसाद यादव किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। इसलिए उन्होंने मुस्लिम कार्ड चला। लालू प्रसाद यादव नहीं माने। आरजेडी को यह साबित कराया कि वो मुस्लिम मुख्यमंत्री के खिलाफ है। लेकिन जब दोबारा चुनाव हुए उसी 2 साल 2005 में, तो एलजेपी को इसका भुगतान भुगतना पड़ा। यह सारी कहानी ऐसा नहीं है कि बहुत मुस्लिम हितैषी हो रहे थे रामविलास पासवान, नहीं, वो सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए कर रहे थे। जैसे आज उनके बेटे जी वही कहानी याद दिलाकर कहानी तो बता रहे हैं, लेकिन यह नहीं बताते कभी चिराग पासवान कि वक्फ संशोधन कानून का उनके सांसदों ने समर्थन, और उन्होंने समर्थन क्यों किया समर्थन, जबकि मुसलमान तो नहीं चाहता था। आपको भी तो वोट चाहिए, लेकिन वोट, और मैं इसीलिए कह रहा हूं दोनों गठबंधनों में इसी बात की बड़ी दिक्कत है। ओवैसी ने खेला कर दिया भाई। नमस्कार।